नमस्कार दोस्तों। हरियाणा सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं अतुल मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वार्षिक करंट अफेयर सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस वार्षिक करंट अफेयर सीरीज में आप लोग देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं पिछले एक साल में जो घटित हुई घटनाएं हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस पूरी चर्चा को आज हम प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किन किन मुद्दों पे आज डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस किया जाएगा। 2019 में जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, ये जो परीक्षा हुई थी बेसिकली ये 2017 की परीक्षा थी, लेकिन इसको कंडक्ट करवाया गया था मार्च 2019 के अंतर्गत। ठीक, तो उस पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में उससे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। और उसके बाद में हम स्ट्रेटजी बताएंगे कि करंट अफेयर की स्ट्रेटजी कैसे रहेगी आपकी, और करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स का भी डिस्कशन किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले 2017 का जो पेपर हुआ था उस पेपर में आप देखें तो 100 नंबर का टोटल पेपर था, जिसमें से कि इंडियन ज्योग्राफी यानी इंडिया और वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी थी उससे 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल था वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में इंडियन इकॉनमी की बात की जाए तो इंडियन इकॉनमी और गवर्नेंस से रिलेटेड जो स्कीम्स वगैरह होती हैं वहाँ पे भी 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी 24 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी वाला सेगमेंट देखा जाए तो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरल साइंस में 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में स्टैटिक जीके जो होता है यानी जनरल नॉलेज से रिलेटेड 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। रिमेनिंग जो आपका बचता है ये वाला पार्ट जो हरियाणा स्पेशल होता है, उसमें आप देखेंगे कि हरियाणा का जो करंट अफेयर है उससे एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। फिर हरियाणा की जो हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर, वहाँ से 3 नंबर का। उसकी हरियाणा की इकॉनमी से रिलेटेड 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसकी पॉलिटी से रिलेटेड आपके 2 नंबर के क्वेश्चन थे। और यहाँ पे हरियाणा का एग्रीकल्चर जो सिस्टम है वहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 पूछे गए थे। और जो हमारी सीरीज स्टार्ट की गई है जिसका मेन पर्पज़ है, हम लोग चर्चा किस पे कर रहे हैं, करंट अफेयर पे चर्चा कर रहे हैं। तो करंट अफेयर पे आप देखेंगे कि करंट अफेयर में इंडिया और वर्ल्ड तथा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज बनते हैं वहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और वो जो क्वेश्चन का लेवल था वो क्या था, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आपको यहाँ पे आपके दिमाग में दो चीज़ों का कन्फ्यूजन बना रहता है कि अगर हम स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम देते समय आप ज़्यादा फोकस क्या करते हैं कि हमें स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसकी ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब आप उसका एनालिसिस करके देखेंगे तो जो आपका स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर होता है उसका वेटेज बहुत कम होगा। और जैसा कि आपके सामने ये एनालिसिस दिया गया है 2019 के पेपर का, तो उसमें आप देख रहे हैं कि स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर का जो वेटेज है वो काफ़ी डाउन है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो आपको करंट अफेयर पढ़ना है वो इंटरनेशनल लेवल की और नेशनल लेवल की जितनी भी इवेंट्स हो रही हैं उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इंडिया और वर्ल्ड में जो भी हैपनिंग हो रहा है उस पे हम चर्चा करेंगे इस पूरी सीरीज़ के दौरान। दूसरी चीज़ है कि अब उन 10 क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं और इससे एक इंसाइट आपको मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये क्वेश्चन नंबर 15 था आपके टेस्ट पेपर का। उस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि माता टीला हाइडल प्रोजेक्ट किस नदी पे बनाया गया है। तो इसका जो आप देखेंगे ये बेतवा उत्तर प्रदेश, यानी कि आप एग्जाम किसका दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं हरियाणा का। लेकिन जो करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश से नहीं, ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, किसी एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर चलाया जा रहा है। तो उस कंडीशन पे आपको स्टेट स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है कि 2005 में भारत निर्माण प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था, यानी कि द भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च इन 2005
तो इसके पीछे कौन कौन से उद्देश्य थे, इसका शुभारंभ करने का जो उद्देश्य था वो क्या क्या था, तो आपके सामने इस तरह से विकल्प दिए रहेंगे और दिए उस विकल्प के आधार पे आपको सही उत्तर का चयन करना रहेगा। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कि टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इन द रूरल एरिया, यानी कि जो आपका ग्रामीण भारत है उसमें बुनियादी ढांचे का विकास तथा जो कनेक्टिविटी है उसके विकास के लिए इस प्रोजेक्ट का यानी भारत निर्माण प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया था। तो अब आप देखें कि एग्ज़ाम कब आपका हुआ था, एग्ज़ाम 2017 का था, कंडक्ट हुआ 2019 में, और इवेंट कौन सी पूछ रहा है, ये 2005 की इवेंट को पूछ रहा है। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो भी ऐसे न्यूज़ जो भी ऐसे टॉपिक्स रहे हों चर्चा में, उन पे हम अपनी नज़र बना के रखें। जो पिछले भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकते हैं तो उन पे भी आप लोग नज़र बना के रखिए, और हम इस सीरीज़ में उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की भी कोशिश करेंगे जो कि पिछले कई सालों में काफ़ी चर्चा के विषय के रूप में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी, और उसको मतलब डिजाइन किया गया था कि उसका जो उद्देश्य था उसको किसके लिए डिजाइन किया गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसके लिए डिजाइन किया गया था, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, यानी कि समावेशन, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया गया था, जिसमें जीरो बैलेंस पे क्या किया जाता था, अकाउंट ओपनिंग होती थी। अब आप देखेंगे कि इसके पहले जो भी ओपनिंग चार्ज थे, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था, और कितना विजनरी प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे देखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से बनते हैं, इनसे एक आपको इंसाइट मिल रही है कि हम कैसे उन सारी चीज़ों को करेंगे। अब यहाँ पे जो तीसरा प्रकार है वो मिलान वाला क्वेश्चन दिया गया है। मिलान वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पे दो सूची दी गई है जिसमें केंद्र सरकार के कुछ कार्यक्रम को बताया गया है और वो कार्यक्रम किस वर्ष लॉन्च किया गया है। तो अभी तक जो आपने 3 क्वेश्चन देखे उसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो लेजिस्लेचर पास किया जा रहा है, जो कोई नए नियम आ रहे हैं, नई योजनाएं लागू की जा रही हैं, उन योजनाओं पे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इस पूरे 10 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो पूरा नेशनल लेवल पे जो भी इवेंट्स हो रही हैं, जो भी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसी के आधार पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कब पास किया गया था, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को 2005 में पास किया गया था। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना को जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा तो 2014 में इसको पास किया गया था। फिर उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम जो है आश्वासन रोजगार आश्वासन योजना, इसको कब लागू किया गया था, रोजगार आश्वासन योजना को आप देखेंगे कि 1993 में लागू किया गया था। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, काफ़ी पुराना करंट अफेयर का टॉपिक है, लेकिन उसको भी क्या कर दिया गया है, इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जिसको 2000 में लागू किया गया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन का लेवल है और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूरी तरह से डिपेंड होते हैं गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम लागू की गई हैं उन पे हमें फोकस करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। ये क्वेश्चन नंबर 2017 में जो है कंडक्ट करवाया गया था उसके क्वेश्चन पेपर का ये 41 नंबर है क्वेश्चन। तो इसमें कहा जा रहा है कि जुलाई 2017 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को विश्व विरासत शहर के रूप में घोषित किया गया था। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं, ये आपका आंसर डी हो जाएगा। हम यहाँ पे किसी भी आंसर को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है और कैसे आपको प्रिपेयर करना है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको एक इंसाइट मिल जाएगा कि क्वेश्चन इस लेवल पे बनते हैं और यहाँ पे हमें इस लेवल पे तैयारी करना है। जो भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तब आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस प्रकार से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है आपके टेस्ट पेपर का, जो कि अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक फसलों के लिए यानी मूल समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस फॉर द कॉमर्शियल क्रॉप, यानी व्यावसायिक जो फसलें हैं उनके क्रियान्वयन के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है जो इस पर कार्य करती है। तो यहाँ पे आपका FCI हो गया, नाबार्ड हो गया, नाबार्ड बैंकिंग सेक्टर के लिए होता है, उसके बाद में ट्राइफेड हो गया और नेफेड हो गया। तो नेफेड के द्वारा
जितनी भी आपकी कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं उनके ऊपर कैप्स लगाई जाती है, वो एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी आंसर सही होगा। फिर आपका 73rd क्वेश्चन है जो कि इसमें पूछा गया था। इसमें कहा जा रहा है कि विश्व की पहली 30 किलोवाट क्लास एंटीना ड्रोन, जिसे कहा जाता है ट्रिसाइंग लेज़र जिसके कहते हैं, इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इसको डिजाइन किया गया था लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। ये भी आपका इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको तैयार करना रहेगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको तैयार करने रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 82 है। 82 भी क्या है, ये पर्सन स्पेसिफिक न्यूज़ है, लेकिन ये भी क्या है, आपके आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी चेंज होता है, कोई नया व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है, कोई उसका अध्यक्ष बनता है, तो उस कंडीशन में कहा जा रहा है कि गीता गोपीनाथ वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट टू बी अपॉइंटेड ऑफ द बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या किया गया है, आईएमएफ का इनको क्या किया गया था, चीफ इकोनॉमिस्ट क्या किया गया था, इनको बनाया गया था। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या क्या 83 है। 83 आपका साइंस एंड टेक वाला पार्ट है। साइंस एंड टेक वाले पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि 28 फरवरी 2018 को डीआरडीओ द्वारा किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था? तो नाग का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया था, डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे आपको पढ़ना कैसे रहेगा कि जैसे डीआरडीओ के बारे में कह गया, तो अब डीआरडीओ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कब इस्टेब्लिश किया गया ये उसको देखेंगे। उसके बाद में कौन इसका चेयरमैन है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो कुछ इसके जो जो इसके कुछ फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे, तो इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि भारत के किस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है? यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पे बनाया गया है? तो बेंगलुरु में नहीं है, ये आपका हैदराबाद में है। जैसा कि मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि हमारा जो स्पेसिफिक गोल है, हम क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस ना करके हम आपको ये इंसाइट देना चाहते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरे क्वेश्चन को जो 2019 में कंडक्ट करवाया गया है उस टेस्ट पेपर को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इस वीडियो के लिंक में नीचे आपको मेंशन कर दिया गया, वहाँ से उसको आप डाउनलोड करके पूरे क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, और उसको हाईलाइट करके भी उसमें डाला गया है। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपना देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन है उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, और उससे आपको एक इंसाइट मिलेगा आगे की प्रिपरेशन के लिए। और जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है। तो 98 में कह रहा है कि नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इन 2018 वाज अवार्डेड फॉर द पायनराइजिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में, मतलब कि 2018 का जो नोबेल प्राइज़ था वो किस क्षेत्र में दिया गया था कि फिजिक्स के। तो सबसे पहले लेजर फिजिक्स के बारे में उसको दिया गया था। क्यों दिया गया था, ये हम आने वाली जो 2018, 2019 और 2020 में जो नोबेल प्राइज़ है उस पर हम अलग से क्लास आपको लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए कि नोबेल प्राइज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जितने भी आपके अवार्ड्स दिए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर बार नोबेल से ही पूछेगा, और भी टॉपिक्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन आपको इस सेगमेंट को भी तैयार करना है, यानी कि जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उन अवार्ड्स वाले सेक्शन को भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो हमारा टारगेट था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर का, उन सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब आती है स्ट्रेटजी की बारी। स्ट्रेटजी आप करंट अफेयर के बारे में अगर चर्चा की जाए तो ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि डेली कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो अगर कहा जाए कि आप करंट अफेयर ही तैयार करने पर बैठ जाएँ तो पूरा वर्ष निकल जाएगा, केवल आप करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते बीत जाएंगे, लेकिन तब भी आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसको हम 4 फेज़ में डिवाइड करते हैं। एक आपका हो गया, 2 तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। पहले फेज़ में आपको क्या करना है कि जर्नल रीडिंग होनी चाहिए। जर्नल रीडिंग में क्या होता है कि आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों,
किसी वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप डेली बेसिस पे आप पढ़ते रहिए। आप उसको पढ़ेंगे तो एक आपके पास में एक नॉलेज मतलब गेन होती चली जाएगी कि किस प्रकार का जो वर्ल्ड में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं। दूसरे स्टेज में जब आएंगे, अब यहाँ पे जो न्यूज़पेपर रीडिंग की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, कौन सा न्यूज़पेपर ना पढ़ा जाए। तो अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के देख लेंगे जो कि राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़पेपर आते हैं, चाहे उसमें आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो चाहे आप हिंदू को देख लीजिए या दैनिक जागरण देख लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम जो भी इस तरह की इवेंट्स होती हैं, चाहे गवर्नमेंट की कोई स्कीम लॉन्च की गई या कोई बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है, एडिटोरियल की बात ना करते हुए बाकी रिमेनिंग जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारे न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं कवर होती हैं। तो आप कोई भी एक न्यूज़पेपर अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप उठा सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप दैनिक जागरण उठा लीजिए या दैनिक भास्कर उठा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर करिए कि आप दैनिक जागरण को उठाइए। उसके बाद में अगर इंग्लिश मीडियम में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो द हिंदू आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। उसके अलावा आप इंडियन एक्सप्रेस को भी पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस एक अच्छा मतलब कि अल्टरनेटिव बन सकता है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आप इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण में से कोई एक न्यूज़पेपर चूज़ कर सकते हैं, उसको डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए। न्यूज़ जो AIR न्यूज़ जो होती है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो होता है, वहाँ के भी आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, या आप किसी एक ऐसी स्पेसिफिक वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं जो पूरा कवरेज करके आपको देता है। तो पहला टास्क हो जाएगा, आपको करंट अफेयर पढ़ना रहेगा न्यूज़पेपर से या वेबसाइट से। न्यूज़पेपर में आपके पास दो न्यूज़पेपर हैं, पहला आप उसमें इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हैं और दैनिक जागरण, इन दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर आप ले लीजिए। उसके बाद में जब आप उस चीज़ को पढ़ लेते हैं तो वीकली आपको क्या करना है, अपना एक नोट्स मेंटेन करना है। नोट्स में आपको क्या मेंटेन करना है कि जितने भी आपके टॉपिक हैं, नोट्स बनाने में आप दो चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। एक तो आप फिजिकल नोट्स बना सकते हैं और एक आप डिजिटल नोट्स बना सकते हैं। फिजिकल और डिजिटल में अंतर क्या होगा, अगर आप ऑनलाइन सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं रहेगा और आप उस चीज़ को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एवर नोट का प्रयोग कर सकते हैं। MS ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, MS ऑफिस का वर्ड फाइल है, वहाँ पे आप क्या करिए कि कोई भी न्यूज़ दी गई है तो उस पूरी न्यूज़ में आप कोशिश ये करिए कि मैक्सिमम 50 से 60 शब्द में, या कोशिश रहे कि और भी कम में 25 से 30 शब्द में उस पूरे न्यूज का जो इशेंस निकलता है कि उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन उसकी नोडल एजेंसी का ऑफिसर है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उसको अडॉप्ट किया गया है, तो उन सारे चीज़ों को अगर आप मेंशन करते चलेंगे तो डेली बेसिस पे अगर आप एक पेज का नोट्स में बनाते हैं तो ये भी समझ लीजिए कि 300 पेज का आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप उस चीज़ को बचने की कोशिश करिए कि कम से कम कंसाइज नोट बनाइए और 200 पेज के अंतर्गत एक साल का जो भी करंट आप इवेंट पढ़ रहे हैं उसका अपने भाषा में उसको लिखने की कोशिश करिए। ये तो हो गया फिजिकल के लिए। अगर आप डिजिटली यूज कर रहे हैं तो डिजिटली में आप जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के साथ में उसका हाइपरलिंक क्रिएट कर लीजिए। हाइपरलिंक क्रिएट करके वो आपके पास एक डाटाबेस बन जाएगा जिससे आप करंट अफेयर को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा हो गया आपका जर्नल रीडिंग, नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग के बाद में आपका आता है तीसरा प्रोसेस रिवीजन का। तो रिवीजन का आपका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रिवीजन की स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए कि वीक में अगर आप एक बार अपने नोट्स को केवल देख लें, एक बार ओपन करके उसको देख लें, उसके बाद में भी आप अपना कंटिन्यूएशन में रखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर मान लीजिए कि आप उस नोट्स को नहीं बना पाते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, कम से कम उसको 15 दिन या 1 महीने के अंदर में आपको रिवाइज कर लेना अति आवश्यक है। अगर नहीं कर पाते तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं उसको लैकिंग में आ रहे हैं। और फोर्थ और जो फाइनल स्टेज होता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आप करंट अफेयर का मॉक टेस्ट, करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी देना मत भूलिए।
करंट अफेयर का मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे अभी हाल ही में हम बहुत जल्द उसको उपलब्ध करवा देंगे। और उसके बाद में जब हमारी 10-5 क्लास पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में भी कुछ करंट अफेयर के जो मॉक क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो उनको भी आप करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है कि सबसे पहले डेली बेसिस पे आपके रूटीन वर्क में शामिल हो जाना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ना। अगर आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए केवल और केवल करंट अफेयर का नहीं, बल्कि आपका जो मेंस वाला सेगमेंट है वहाँ पे भी काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो इस तरह से आज की ये स्ट्रेटजी रही है। स्ट्रेटजी के बाद हम चलते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उन पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा न्यूज है वो कोची और मंगलूर में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का एक मतलब कि उसको इनॉग्रेशन किया गया। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा एक स्पेसिफिक टारगेट रखा गया कि लगभग 21 लाख लोगों को जो पाइपलाइन वाली गैस होती है यानी नेचुरल गैस के माध्यम से, प्राकृतिक गैस के माध्यम से उनको उसका कनेक्शन प्रोवाइड करवाया जाए। और इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा 450 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। और इसका जो पेरेंट कंपनी है जिसके द्वारा इसको किया जा रहा है वो गेल के द्वारा किया जा रहा है। और ये किसका कहाँ से कहाँ के बीच में किया जा रहा है, कोची से मंगलूर के बीच में किया जा रहा है। अब इस तरह की न्यूज़ अगर आपके सामने आ गई तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर न्यूज़ देख रहे हैं तो उस कंडीशन पे आप इसके क्वेश्चन पेपर को, इसके नोट्स को कैसे बनाएंगे और क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम हो सकता है ये कैसे आप सोचेंगे। तो वहाँ पे आपको करना क्या रहेगा कि सबसे पहले जो न्यूज़ दी गई है तो कहाँ से कहाँ के बीच में है, तो कोची टू मंगलूर के बीच में है, कितना लागत में है, मतलब 450 किलोमीटर लंबी है। दो फैक्ट हो गए, किसके द्वारा बनाई जा रही है, गेल के द्वारा बनाई जा रही है। और इसमें कितने बेनिफिशियरी होंगे, उसमें 21 लाख आपके बेनिफिशियरी होंगे। तो आपने इस पूरे न्यूज़ को पढ़ा और आपके लिए जो क्रक्स पॉइंट थे ये 4 क्रक्स पॉइंट थे। पहला आपका कहाँ से कहाँ के बीच में है, दूसरा कितने किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है उस चीज़ को आप मेंशन कर लीजिए, किसके द्वारा बनाई जा रही है और कितने लोगों के जीवन में इससे प्रभाव पड़ेगा, यानी जो मैक्सिमम बेनिफिशियरी हैं वो कितने होंगे। तो इस टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 4 पॉइंट आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स यहीं से बनेगा। अगर इतनी इनसाइड आपकी तैयार है तो जो भी आगे वाली चीज़ें होती हैं वो मेंस प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतनी ही चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं इस न्यूज़ से। अब बढ़ते हैं, कुछ इसमें प्रमुख बातें दी गई हैं। तो उसमें कहा गया है कि अब ये जो पार्ट हो जाता है ये एनालिसिस का पार्ट होता है। जो नेक्स्ट लेवल पे हम पहुंचते हैं उसमें हम देखते हैं कि उसका एनालिसिस किस तरह से हम उसको यूटिलाइज करेंगे, वो किस प्रकार से बेनिफिशियर है। तो अगर देखा जाए कि जो भारत की प्राकृतिक गैस आधारित अर्थव्यवस्था है उसको क्या किया गया है कि 1000 नए सीएनजी स्टेशन हैं उनको खोलने का टारगेट इसके माध्यम से रखा गया है। जब इनको दिया जाएगा तो इससे आने वाले दिनों में कई लाख परिवारों को गैस मतलब पाइप के द्वारा प्राकृतिक गैस का उत्पादन मिल सकता है और उनको नया कनेक्शन भी इसके माध्यम से दिया जाएगा। सरकार के द्वारा इस गैस आधारित जो अर्थव्यवस्था है इसको और भी तेज बढ़ाने के लिए सस्ती, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल ठोस योजना के रूप में इसको तैयार किया गया है। तो ये सब पॉइंट क्या होते हैं, उसके एनालिटिकल पॉइंट हो जाते हैं जिनको आप मेंस में आंसर राइटिंग करते समय लिखेंगे। अब यहाँ पे इन चीज़ों को आप कैसे यूज कर सकते हैं। अगर कह दिया जाए कि प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए भारत के प्रयासों पर चर्चा कीजिए, भारत के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, या प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भारत अभी बहुत ज़्यादा अग्रणी नहीं है तो क्या प्रयास किया जाए कि जिससे हम अग्रणी बन सकें। तो उन सारे पॉइंट्स में आप इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। लेकिन जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो जो आपका जो पिछली बातें बताई गई हैं वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद में सरकार के द्वारा कोयला और गैस के क्षेत्र में पर्याप्त निवेश किया जाएगा और इसके साथ ही वर्ष 2030 तक जो ऊर्जा है, ऊर्जा के क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की जो हिस्सेदारी है वो 6% से बढ़ाकर उसको क्या कर दिया जाएगा, 15% कर दिया जाएगा। क्योंकि जो एनर्जी क्राइसिस धीरे धीरे आने वाला है उसको ओवरकम किसके माध्यम से किया जा सकता है, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके ही हम कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके, और दूसरा एक टॉपिक इसी में बनता है कि एक राष्ट्र और एक गैस ग्रिड की अवधारणा जो होती है वो भी इसी के माध्यम से फुलफिल होगी। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि वन नेशन वन गैस ग्रिड कॉन्सेप्ट का जो वो किया गया है वो क्या है। तो एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के तहत भारत के प्रमुख भूभाग में जितने भी पावर स्टेशनों और प्रमुख
सब स्टेशनों को जोड़ने वाला एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क स्थापित किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में कहीं भी उत्पादित विद्युत का अन्य स्थानों पर मांग को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा सके। अब बात क्या बनती है कि एक राष्ट्र और एक गैस ग्रिड की अवधारणा किसके ऊपर आधारित है? इस इलेक्ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है और उसमें यह बताया गया है कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी की जो मांग है, डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए एक ऐसे नेटवर्क को स्थापित करने की बात कही गई है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को जहाँ पे डिमांड कम हो वहाँ पे कम, वहाँ पे ज़्यादा सप्लाई बढ़ाई जा सके और जहाँ पे सप्लाई कम है वहाँ पे डिमांड बढ़ाई जा सके। तो इस एक पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने के कॉन्सेप्ट के आधार पर ही इसको अडॉप्ट किया गया है। उसके बाद में राष्ट्रीय ग्रिड का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है? तो भारत में क्षेत्रीय आधार पर ग्रिड प्रबंधन का कार्य 60 के दशक से आरंभ कर दिया गया था और शुरुआत में क्षेत्रीय ग्रिड बनाने के लिए राज्य ग्रिड परस्पर अपने कुछ माध्यमों से जुड़कर भारत के 5 क्षेत्रों में उसको डिवाइड किया था। उसमें आपका उत्तरी हो गया, पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में उसको क्या कर दिया गया था? डिवाइड कर दिया गया और अक्टूबर 1991 में उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी ग्रिड को उसके माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले इसी के टॉपिक्स में और कंटिन्यूएशन में देखेंगे। फिर आगे चल के क्या किया गया कि मार्च 2003 में पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी उत्तरी क्षेत्र को परस्पर एक साथ में क्या कर दिया गया? जब जोड़ दिया गया, जोड़ने से फिर क्या हुआ? एक नया इकोसिस्टम डेवलप हुआ। पहले इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया था, 5 भागों में। फिर अब उसमें क्या किया गया कि जो पश्चिमी क्षेत्र को पूर्वी उत्तरी और पूर्वी उत्तर पूर्व के क्षेत्र को परस्पर आपस में जोड़ा गया। फिर उसके टाइमलाइन में आप देखेंगे कि 2006 में उसी चीज़ को उत्तर और पूर्वी ग्रिड को आपस में जोड़ा गया और इस प्रकार से 4 क्षेत्रीय ग्रिड उत्तर पूर्वी पश्चिमी और उत्तर पूर्वी ग्रिड को सामयिक रूप से जोड़कर एक आवृत्त के रूप में कार्य करने के लिए केंद्रीय ग्रिड का निर्माण किया गया। तो इस तरह से एक सेंट्रल ग्रिड को पहले 4 भागों में डिवाइड किया गया, फिर फेज वाइज पहले 2003 में 2 को जोड़ा गया, फिर 2006 में और 2 को जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से एक 4 ग्रिड सिस्टम का एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ। उसके बाद में 31 दिसंबर 2013 को 765 किलोवाट क्षमता का एक रायचूर सोलापुर के अंदर में है ये ट्रांसमिशन लाइन की शुरुआत की गई तथा दक्षिणी क्षेत्र को इसके समकालिक प्रणाली यानी कि सिनर्जिक मोड में इसको जोड़कर एक सेंट्रल ग्रिड से जोड़ दिया गया और इस तरह से जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है वो उसकी उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद में एक राष्ट्रीय ग्रिड अगर जो बनाया जाता है उसका जो लाभ क्या होता है वो किस प्रकार से, ये रुक क्यों गया है? हेलो, एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू है। ये स्टाफ क्यों हो गया है? कैमरा स्टाफ क्यों हो गया? ये देखिए, ना वो तो मैं अभी देख रहा हूँ। हैंग कर गया है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो राष्ट्रीय ग्रिड है यानी कि वन नेशन वन ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से बेनिफिशियल रहेगा। तो आप देखेंगे कि अगर इस तरह के ग्रिड की स्थापना कर दी जाए, मान के चलिए कि ये भारत का मैप है और यहाँ पे 1 ग्रिड था, 2 ग्रिड था, 3 ग्रिड था, 4 ग्रिड और 5 ग्रिड आपके बनाए गए और उस कंडीशन में क्या कर दिया गया? पहले फेज में 2003 में इसको जोड़ा गया, 2004 और 2006 के बीच में इसको जोड़ा गया, फिर 2013 के लगभग इसको जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो यहाँ पे जो इसकी कैपेसिटी थी वो एक निश्चित क्षेत्र में थी, इसकी कैपेसिटी भी एक निश्चित क्षेत्र में थी और इसकी भी कैपेसिटी एक निश्चित क्षेत्र में थी। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को जोड़ दिया जाएगा तो जो बिजली की कटौती की समस्या है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि एक ग्रिड पे काम नहीं हो रहा है, उसके पास में अगर कुछ सरप्लस है तो वो दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके बाद में उसका बेहतर उपलब्धता बन पाएगी। ठीक है, अधिक जो स्थिरता है यानी कि जो जितने समय तक जो बिजली है वो अगर मान के चलिए कि कहीं पे 5 घंटे आ रही थी, तो अगर इस तरह के सिस्टम को डेवलप कर दिया जाएगा तो उसकी जो वैल्यू है वो उसकी जो मात्रा है उसमें भी वृद्धि हो सकती है अगर वहाँ पे कुछ सरप्लस बचता है। उसके बाद में उनका बेहतर जो है सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा कि एक दूसरे के साथ में वो अच्छे से मिलके काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है
कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो अभी हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के बारे में बात की गई है और इस परियोजना की प्रगति, अभी तक हुए जो खर्च थे उसके कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बताई गई है, जिसके द्वारा उसकी जांच की जाएगी। और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जो है, जिसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कहा जाता है, उसका शुभारंभ 6,835 परियोजनाओं के साथ किया गया है, जिसका अब तक 7300 से ज़्यादा परियोजनाओं के साथ में विस्तार किया जा चुका है। अब देखते हैं कि नेशनल अवसंरचना पाइपलाइन के बारे में यह होती क्या है। तो वित्त मंत्री के द्वारा 2018-19 के बजट में कहा गया है कि अगले 5 साल में जो अवसंरचनात्मक विकास है, उस अवसंरचनात्मक विकास को प्राप्त करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए का एक व्यय किया जाएगा। किसके लिए? नेशनल अवसंरचना पाइपलाइन को डेवलप करने के लिए। नेशनल अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को उपलब्ध करवाने के लिए, उसको बनाने के लिए, तथा जितने भी नागरिक हैं उनकी नागरिक जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करने के लिए एक अनूठी पहल के रूप में इसको देखा जाता है। इस परियोजना की तैयारी में सुधार कौन कौन से किए जाएंगे, उन सारी अवसंरचनाओं के लिए कितने विदेशी और घरेलू दोनों को आकर्षित किया जाएगा। साथ ही 2025 तक जो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है, उसको प्राप्त करने के लिए ये आपका जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। तथा इसके आ जाने से जो है आर्थिक तथा सामाजिक अवसंरचनाएं परियोजनाओं जितनी भी हैं उनमें क्या होगा, दोनों सम्मिलित रूप से जब कार्य करेंगी तो उनके विकास क्रम में आगे बढ़ेंगी। बढ़ते हैं, इसमें जो कुछ सिफारिशें भी की गई थी अतुल चक्रवर्ती यानी कि टास्क फोर्स के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थी। किसके लिए? नेशनल अवसंरचना यानी NIP के लिए। इसमें क्या क्या किया गया था कि निवेश की जो आवश्यकता है, अवसंरचना परियोजनाएं जितनी भी होती हैं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट होते हैं कि उनके निर्माण में आर्थिक विकास में वृद्धि हेतु अगले 5 वर्षों यानी कि 2020 से लेकर 2025 में 111 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसके माध्यम से किया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कुल परियोजनाओं में जितनी भी ऊर्जा है, सड़क है, रेलवे है और शहरी जो भूमि क्षेत्र हैं, उनमें उस परियोजनाओं का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, जिन पर कुल राशि का लगभग 70% व्यय कर दिया जाएगा, जिनसे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो आगे बढ़ेंगी। नेक्स्ट है कि इस परियोजना में केंद्र का जो मतलब कि पार्टिसिपेशन होता है, जो कोई भी योजना लागू की जाती है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। जो उसकी फंडिंग होती है, वो फंडिंग कहाँ से आएगी, कौन कौन उसकी फंडिंग करेगा। तो इसमें 39% जो है केंद्र सरकार करेगा, 40% जो होगा वो राज्य सरकार करेगा, जबकि निजी क्षेत्र की भागीदारी इसमें क्या होगी, 21% की हिस्सेदारी इस परियोजना में होगी। उसके बाद में जितनी ही परिसंपत्तियाँ हैं उनकी बिक्री हेतु भी इसमें आक्रामक रवैया अपनाया गया है। अवसंरचना परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाए, विकास वित्त संस्थाओं की स्थापना की जाए। उसके बाद में नगर पालिका बांड बाजार को भी मजबूत करना इसके महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। अब यहाँ पे आप एक एक चीज़ को थोड़ा सा एलोबरेट करके देख लीजिए। परिसंपत्तियों की बिक्री है तो मतलब कि आक्रामक रवैया, यानी कि जो जैसे आप देखते हैं कि कहीं भी कोई चीज़ का निर्माण हो रहा है तो जो निजी संपत्ति है, अगर उसका जो अतिक्रमण किया जाता है, उसको खरीदा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके एवज में पैसा दिया जाता है, तो वहाँ पे भी आक्रामक रवैये को अख्तियार करने की बात कही गई है। उसके बाद में अवसंरचना परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाएगा। उसके बाद में विकास के लिए जो उसका विकास है, उसको उसमें वित्त की जो जरूरत पड़ेगी उसके लिए भी कुछ संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा। और नगर पालिका बांड बाजार को भी मजबूत करना इसके उद्देश्यों में से एक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट आर्टिकल है कि ये नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये होता क्या है बेसिकली। तो हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा प्रत्येक आवेदक को अपनी पसंदीदा 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में किसी एक को निःशुल्क IDN यानी कि
इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम यानी कि आईडीएन का विकल्प देने की घोषणा की गई है। आईडीएन क्या होता है? इंटरनेशनल डोमेन नेम। जैसे कि आपने देखा होगा कोई वेबसाइट बनाई जाती है तो उसके लिए एक डोमेन नेम हमको क्या करना रहता है? परचेज करना रहता है। तो वो क्या होता है? वो कंट्री स्पेसिफिक होता है। उसी के लिहाज में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया है कि 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में आप एक निःशुल्क आईडीएन प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी एक घोषणा की गई है। निःशुल्क आईडीएन आवेदक के द्वारा बुक किए जाएंगे और इसको .in के फॉर्मेट में क्या किया जाएगा? अडॉप्ट किया जाएगा, यानी कि जितने भी आईएन फॉर्मेट में रहेंगे वो आईडीएन के ही पार्ट रहेंगे। और इस प्रस्ताव में भारत ने आईडीएन डोमेन नाम पर स्थानीय भाषा सामग्री के प्रसार को अपनाने और उसको प्रोत्साहित करने के लिए इसको तैयार किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे कि निक्सी के बारे में। जो निक्सी है जिसके द्वारा इसको किया गया है, तो निक्सी क्या है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया भारत के नागरिकों को इंटरनेट तकनीक में प्रसार हेतु 2003 से लेकर कार्यरत एक गैर लाभकारी संस्थान के रूप में ये कार्य कर रही है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है वेनेडियम के बारे में। वेनेडियम एक धातु है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के पापुर पारे जिले के अंदर की डेपो और तमांग क्षेत्र में पैलियो पेट्रोराइज कार्बोसाइट और के फाइलाइट्स जो हैं उनकी चट्टानों में वेनेडियम की जो उच्च मात्रा पाई गई है उसके बारे में देखेंगे। और भारत में वेनेडियम के जो प्राकृतिक निक्षेप हैं उससे संबंधी पहली रिपोर्ट भी अभी हाल ही में जारी की गई है। तो वेनेडियम एक प्रकार की काफ़ी महंगी धातु होती है और जिसका उपयोग आप देखेंगे तो स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। 2007 के दौरान समूचे विश्व में जो वेनेडियम उत्पादित होता है उसका लगभग वो कितना हुआ था? 84,000 टन के लगभग वेनेडियम का उत्पादन किया गया था, जिसमें से 4% भारत में उसका उपयोग भी किया गया था। ठीक है, चीन विश्व के 57% वेनेडियम का उत्पादन करता है और इसके द्वारा 44% धातु का उपयोग स्वतः ही कर लिया जाता है। वेनेडियम के सर्वाधिक निक्षेप में चीन है, उसके बाद में रूस और दक्षिण अफ्रीका का स्थान आता है। भारत में वेनेडियम का अभी हाल ही में वहाँ पे उसका वो मिला है। तो इस तरह से आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनका हम लोगों ने डिस्कशन किया। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उन पे हम लोगों ने चर्चा की। आने वाले समय में कल से जो हमारी क्लासेस होंगी उसका हम एक बार आपको पूरा प्रोफार्मा बता देते हैं। ये दोनों इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में थी। अब आपकी कल से जो क्लास होगी उसमें हम लोग कम से कम 10 टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे कल से, और 10 आपके MCQ उसके साथ में डिस्कस किए जाएंगे। ये दोनों आपके अलग अलग रहेंगे। MCQ जो रहेगा वो अलग टॉपिक से बना रहेगा और जो आपके टॉपिक्स रहेंगे वो अलग से रहेंगे। तो इन दोनों को अडॉप्ट करने के पीछे का जो मुख्य कारण है कि हम 10 MCQ करेंगे तो ये 10 डिफरेंट टॉपिक्स से रहेंगे और 10 टॉपिक्स जो किया जाएगा वो भी डिफरेंट रहेगा। तो कुल मिला के हम डेली बेसिस पे 20 टॉपिक्स को क्या करेंगे? कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो काफ़ी तेज़ बढ़े और तेज़ी से हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकें। तो आप आपका जो नज़रिया है इस क्लास के बारे में, जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और जो आपको पहला टास्क बताया गया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2019 में जो कंडक्ट हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लिंक से उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में उस पूरे पेपर को एनालाइज करिए, देखिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए और एक इस चीज़ को करने के बाद में आपको एक इंसाइट मिलेगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं और कैसे उस क्वेश्चन को तैयार करना है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद।